मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है और उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हम ऑफिशियल सोल्जर जीडी प्रीवियस ईयर पेपर आज रोहतक का जो 2020 में आया था उसके ओरिजिनल पेपर आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे वहाँ प्रश्न पूछे गए थे। तो अब हम देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या आया था कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ये प्रश्न इस बार भी आया था अग्निवीर में। कंप्यूटर का प्रश्न जो आता है तो एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस अगर पूछ दे कब मनाया जाता है तो याद रखना कि 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। कब हुई? 1600 में हुई। फिर उसके बाद भारत की पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित में से किस मार्ग पर बनाई गई? तो अहमदाबाद और मुंबई। किस मार्ग पर? अहमदाबाद और मुंबई। और सबसे पहले कब चली थी? तो याद रख, आपको पता ही होगा 1853 में। कब? 1853 में। ठीक, सबको पता होगा। और इलेक्ट्रिक अगर पूछ दे कि वो कब चली थी तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो वो विद्युत रेलगाड़ी जो थी वो कब चली थी। तो इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। और अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है तो याद रखना दिल्ली। और दिल्ली किस नदी किनारे है है तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ है। फिर उसके बाद कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो 8 देश हैं। कितने हैं? 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। ठीक। फिर उसके बाद आगे प्रश्न है, एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता, ये किसकी नीति थी? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका हिटलर का था। किसका था? हिटलर की नीति थी। ठीक। आगे है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक। और गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आप सभी को बताना है। और अगर आप लोग लाइव एक से अधिक क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो एक हम टाइम फिक्स करेंगे। वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी लोग कितने बजे फ्री रह सकते हैं। तो उतने समय मैं एक टाइम फिक्स करूंगा। इसमें आपसे मैं एक से अधिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और चारों क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन, उनका मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी है? तो राजधानी है तो एक प्रश्न इससे अब आएगा तो इनमें याद जरूर रखना है। तो रायपुर। क्या है? रायपुर। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति आया। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष के लिए। अब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी आयु सीमा कितनी होती है?
तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति चुनने के लिए उनकी आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये इम्पॉर्टेंट है। 35 वर्ष चाहे राष्ट्रपति पूछे, चाहे उपराष्ट्रपति पूछे या राज्यपाल पूछे, उन इन सभी की जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति आया है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति अगर पूछ दे तो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब राज्यसभा आया है, तो राज्यसभा जो है तो इसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। यहीं से प्रश्न पूछ देगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और अगर यही पूछ दे राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनने की सीमा होती है, उम्र जो होती है वो कितने वर्ष होती है? तो 30 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 30 वर्ष होती है। ठीक। फिर उसके बाद आगे है अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अब यही गुजरात से याद रखना गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही है। कहाँ है? गुजरात में ही है। ठीक। फिर उसके बाद अगर कभी भी पूछ दे कि आपसे लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो बता देना है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो उज्जैन में। फिर उसके बाद अगला है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक। फिर अगला प्रश्न है मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो मोहन बागान फुटबॉल की टीम है। अब फुटबॉल, अब यहीं से अगर खेल से आया तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में आप सभी को याद रखना है 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11। फिर उसके बाद खो खो में कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। फिर उसके बाद कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर उसके बाद पोलो में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। लेकिन वाटर पोलो में अगर पूछ दे तो कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे ज्यादा किस में प्लेयर होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। किस में होते हैं? रग्बी फुटबॉल में होते हैं, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो रूसी क्रांति के जनक लेनिन है। कौन है? लेनिन है। प्रतिरोध की इकाई, तो प्रतिरोध की इकाई ओम है। क्या है? प्रतिरोध की इकाई ओम है। इनसे कई सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएंगे, तो बहुत केयरफुली इनको देखें, सुने, और एक दो बार आप सुनेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिरोध की इकाई ओम। ठीक। और अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और अगर यहीं पर आपसे पूछ दे शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा या कार्य जूल होता है। क्या होता है? जूल। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने के होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर आप सभी को पता होना चाहिए 746 वाट के होता है। कितना होता है? 746 वाट के होता है एक अश्व शक्ति। ठीक। याद रहेगा। फिर अगला देखो क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? तो बल्ब।
कौन नहीं है? बल्ब। बल्ब की खोज किसने की थी? तो किसने की थी इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताओ, या एडिसन सभी को पता होगा। ठीक। कंप्यूटर की किसने की? अभी प्रश्न पूछा था, चार्ल्स वेबेज। रेडियो की मार्कोनी, मार्कोनी। और टेलीविजन की खोज किसने की थी इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी गैस मृदु पेय से भरी जाती है? तो CO2। और शुष्क बर्फ भी किसे कहते हैं? CO2 को ही कहा जाता है। और फिर सबसे ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? तो आपको बताना है कौन सी होती है। और फिर उसके बाद 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। खगोलीय दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखना है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl, NaCl। H2O क्या है? ये जल का है। ठीक, किसका है? जल का है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? तो Al2CO3SO4 का होल थाइस इंटू 24H2O होता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% होता है। ठीक। और शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमीन। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग रतौंधी और विटामिन बी की कमी। विटामिन बी का अगर यहाँ पर विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो थायमीन बताना है। क्या बताना है? थायमीन। और B2 का अगर पूछे तो राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन। और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन अगर डी का पूछे तो क्या बताओगे विटामिन डी का? तो विटामिन डी की कमी से सबसे पहले सूखा रोग। हमें स्वतः ही कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? टोकोफेरॉल। और फिर विटामिन ई और विटामिन के। तो के आपका फ्लोक्विनोन होता है। क्या होता है? फ्लोक्विनोन। ठीक, होता है कि नहीं होता है? फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक तो मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन। अब अगर पूछी जाए कि जो धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है तो मीथेन। मीथेन CH4 होता है। क्या होता है? CH4। पीलिया के रोगी की आंखें किस रंग की होती हैं? तो सभी को पता होगा, पीला। और ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। और लेंस की क्षमता डायोप्टर में। ये याद रखना। फिर उसके बाद मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। किसका प्रयोग किया था? तांबा का। फिर उसके बाद सबसे तन्यता वाला तो लोहा, सोना। सबसे तन्यता किसमें होती है? सोना। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? तो लाल रंग में। किसमें? लाल रंग में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर निक्रोम का होता है। किसका होता है? निक्रोम का। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा चालकता किस में होती है? चांदी में सबसे ज़्यादा होती है। फिर तांबा। ठीक। फिर उसके बाद फिर इसमें प्रश्न 31 नंबर पूछ दिया कि पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 5,
तो 5 मतलब पहला 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर यहाँ पर 1 3 5, फिर यहाँ पर 7। तो देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ 9, ये होगा। हम इनका क्या कर देंगे, योग। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं 5 हैं। तो हम यहाँ पर किससे भाग कर देंगे, 5 से। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या निकल आएगा, एवरेज। अगर हम देखें 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 25। तो 25/5 करोगे तो 5 25। ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। ठीक, आगे चलें, नोट कर लेना। अगला देखो प्रश्न दिए कि एक धनराशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। ठीक, तो अब ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप ही बताओ, अगर 5% की दर से तुमको ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब हर साल ब्याज तुमको 5% मिल रहा है। और आप जानते हो कि जो साधारण ब्याज होता है वो पहले वर्ष जितना ब्याज देगा परसेंट, उतना हर वर्ष आपका परसेंट बढ़ता जाएगा। एक साल में अगर 5% है तो 2 साल में 10%, 3 साल में 15%, तो 4 साल में 20% ब्याज होगा। कितना होगा, 20%। आप ही बताओ हमको मिला कितना रुपया है, 900। अब 20% ब्याज है तो हमारा परसेंट होता है कितना, 100। अगर 100 में 20% तुमको ब्याज मिल गया तो इसका मतलब तुमको मिला टोटल कितना, 120%। अब यहाँ से अगर हमको धनराशि निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा। बोलो 900 मिला, परसेंट कितना मिला, 120%। तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 12 सत्ते 84, 6 12 पंची 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा, 7500, मतलब 7500। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमने क्या किया कि एक साल में 5%, 4 साल में 20%। तो 20% अगर मुझे ब्याज मिला है तो हम वापस कितना करेंगे, तो 120% करेंगे। तो 900/120 इंटू 100 करेंगे तो 7500 रुपये हमारा मूलधन निकल आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि राज ने एक छाता 100 रुपये में खरीदा और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेचा तो छाते का विक्रय मूल्य, भैया सभी को पता होगा, 100 रुपये में तुमने लिया, 10 रुपया तुमको कमाना है इस पर, तो बेचोगे कितने के, तो 10 रुपया बढ़ा के बेचोगे। तो आपको 100 रुपये में लिया, 10 रुपया बढ़ा के उसको बताओ जिसको बेचना है। अगर तुम्हारा 100 रुपये बढ़ाने पर वो जिससे तुम से मांग रहा है, तुमने उसको 10 रुपया बढ़ा के बताया और उसने तुमको पैसे दे दिया, तो तुमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसका मतलब तुम उसको कितना बताओगे, 110 रुपया बताओगे। ठीक, आगे देखो, करा कि 495 को 6 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा कि 495 इसको हम भाग कर देंगे 6 से, तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। तो यहाँ पर 1 बचा और फिर 5, फिर यहाँ पर 6 दूना 12, शेष कितना बचेगा, 3। तो इसका मतलब कि शेष हमसे पूछा है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। ठीक, आ जाएगा, सिर्फ भाग दिया, जो शेष बचा वही हमने लिख दिया। आगे देखो, निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग है। तो कौन पूर्ण वर्ग है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो आप जानते हो कि किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग अगर निकालना है, अगर इकाई का अंक 0 है तो 1 0 नहीं होगा, उसमें 2 होगा, क्योंकि दशांश 100 होता है।
तो 2 जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पर पहला और दूसरा तो गलत ही है। अब दूसरा, तीसरा और चौथा आप जानते हो, अगर इकाई अंक 5 आया है तो उसमें हमेशा इकाई अंक वो 25 साथ चलता है, ठीक, जो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1681। ठीक, आगे देखो, हल कीजिए। 100 का 25% 25 होगा, सभी निकाल लेंगे। एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये था, उसमें 14% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने कहा कि अगर 20,000 रुपये था, 14% वृद्धि हो जाएगी तो कितना परसेंट हो जाएगा, 114%। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दून 2 एक कम 2, तो यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 22,800 बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन। ठीक, आगे देखो, यदि किसी संख्या के दोगुने में 5 जोड़ा जाए तो वह संख्या 6 हो जाती है, तो वह संख्या है। तो हमने कहा कोई संख्या है, किसी संख्या, कोई संख्या है, किसी संख्या के दो गुने, किसी संख्या के दो गुने, ठीक, क्या कहा है, किसी संख्या के दो गुने में, कोई संख्या है उसके दो गुने में अगर हम 5 जोड़ देते हैं, ठीक, तो वह 6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो अगर 6 हो जाती है तो हमने कहा ठीक है, 6 अगर हो जाती है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि किसी संख्या के दो गुने में 5 जोड़ा जाए तो वह कितने हो जाती है, 6 हो जाती है, तो वह संख्या है। तो यही हमसे पूछा है। तो इसका मतलब कि अगर हम देखें, यहाँ का अंतर देखें कितना आया, 1, और यहाँ 5 और 6 अंतर कितना आया, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 2 गुना उसने कहा है। कितना गुना का है, 2 गुना। देखो फिर से समझो, हमने कहा यदि किसी संख्या के दो गुने में, कोई संख्या है उसके दो गुने में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो वहाँ 6 बन जाता है। तो इसका मतलब संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर x बराबर 1/2, तो यहाँ पर x बराबर 0.5, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आप समझ में आया। ठीक, आगे देखो, अगला प्रश्न है 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो आप जानते हो कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुणा कर देना है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 18 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 पंची 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, बिल्कुल सही है। आगे देखो, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो समान कार्य को 40 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो आप सभी को पता है MDH/W, यही होता है, बटे W। M का मतलब मैन, डे का मतलब डे दिन, H का मतलब आवर घंटा, W का मतलब वर्क कार्य। अगर 20 आदमी किसी कार्य को करे तो 20 दिन में हो जाएगा। अगर वही समान काम को 40 आदमी करे तो कितने दिन में होगा, ये तो पूछा है। तो 20 भी शाम कितना होगा, 400, फिर 40 इंटू यक्स, 0 से 0 कैंसिल, 4 दहम 40, तो इसका मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा ना, तो नोट कर लो। आगे है, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, तो 56 दूना करना है 112, बिल्कुल सही है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार 9, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 लगा के 3 जीरो, योग पूछा है तो योग कर देंगे, तो 9 9 9 और 10 हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, लघुत्तम समापवर्तक
693 है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि याद रखना है सभी को कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, ये याद रखना है। तो हमको एचसीएफ कितना दिए है 11 गुणे 693 बराबर 77 और दूसरी संख्या निकाल लेनी है। तो 11 से काटोगे 11 सत्ते 77, 7 से काटोगे 7 नवैया 63 हो जाएगा, फिर 7 नवैया 63, तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 99 आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत? ये सारे प्रश्न आपके पूछे ही हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ही है, इसी बेस पर आपका भी पेपर आना है। तो इसी टाइप के प्रश्न को आपको रिवीजन करना है। और आप लोग अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगला देखो, 120 मीटर इंटू 180 मीटर आयाम वाले आयताकार मैदान से 40 मीटर इंटू 60 मीटर के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। बस आपको करना है 120 गुणे 180 बट्टे 40 गुणे 60। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें कि 6 एकम 6 छत्रिक 18, 4 एकम 4 4 तियाँ 12, तो 3 गुणे 3 कितना होता है 9 होता है। तो आपका इस तरह से प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बड़े पहले वाले को पहले गुणा कर दो, दूसरे वाले का गुणा करके भाग कर दो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई क्या है। ये प्रश्न पूछा है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल तुमको अगर 20 दिए है तो 1/2 गुणे आपको आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई या लंब 5 दिए। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 2 इधर आएगा तो 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर हमारा बेस आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि श्रृंखला को ज्ञात करना है। तो ए बी सी डी छूटा है तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी छूटेगा, क्यू आर एस ये देखो एक छूट के आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ए वाई एस को बी ए टी लिखा गया है, तो बी वाई एस को क्या लिखोगे। तो ए से बी हुआ 1 बढ़ा, वाई से ए हुआ, तो देखो तो यहाँ से 1 बढ़ा, वाई के बाद जेड फिर ए 2 बढ़ेगा, एस से टी हुआ तो 19 20 1 बढ़ा, 20 में से सी हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, वाई से अगर देखा जाए तो 2 बढ़ेगा, फिर ए हो जाएगा एस, टी हो जाएगा सी ए टी, ए बिल्कुल सही। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है 1 4 9, तो 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 55 25, 6 रंग 36, तो 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर किया गया है। अगला देखो, विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो विजय जो है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, मान लो यहाँ से ऐसे चला 5 किलोमीटर, अब दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है, तो इसका मतलब इसका दाएं क्या होगा, ये पश्चिम 3 गया, फिर दाएं मुड़ा तो मतलब ऊपर की ओर जाएगा, तो कितना गया 5 गया। तो कह रहा हुआ आरंभ बिंदु से कितनी दूरी है, तो इसका मतलब अगर ये 5 तो ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 ये हो जाएगा। ठीक, अगला देखो लास्ट प्रश्न है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में 1 5 7 8 9 को एक्स टी जेड ए एल 2 3 4 6 को एन पी एस यू के रूप में लिखा गया, तो उसी में आपको बताना है कि 2 3 5 4 9 को क्या लिखोगे। जैसे 2 आया है तो 2 को यहाँ क्या लिखा है, एन लिखा है, 3
तीन को क्या लिखा है, पी, तो पी लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एस को तुम क्या लिख रहे हो, तो एस एस एस, तो यहाँ ये क्या है, 5, तो 5 को क्या लिखा गया है, टी, तो यहाँ टी लिख दिया। फिर उसके बाद 4 को क्या तुमने लिखा है, तो यहाँ 4 को देखा मैंने एस, तो एस लिख दिया। फिर 9 को क्या लिखा है, एल, तो एल लिख दिया। तो NPTSL, तो NPTSL ये आपके 50 प्रश्न थे जो आपका प्रीवियस ईयर 2020 में ही प्रश्न ये पूछे गए थे। तो इन सभी को आप लोग एक बार ज़रूर देखें और इसको करने के बाद आप इन पर प्रैक्टिस करें। जय हिंद। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, इसी बार आपको सफलता मिले। तो आप लोग मेहनत करते रहें। जय हिंद।